बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी अब एक ही बराबरी के ऊपर खड़ी हो चुकी है पहले 2 टेस्ट मैचेस के बाद। इंडिया ने क्या परफॉर्मेंस की, ऑस्ट्रेलिया ने क्या परफॉर्मेंस की, इंडिया का कोलैप्स हुआ, रोहित शर्मा दोनों पारियों में सिंगल स्कोर के ऊपर आउट हो गए, विराट कोहली का कोलैप्स हुआ, भारतीय टीम का मिडिल ऑर्डर का कोलैप्स हुआ। काफ़ी ज़्यादा स्टोरीज़ हैं, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं इस मैच में डिस्कस करने के बारे में। प्रॉपर डिटेलिंग के साथ डिस्कस करेंगे, एक एक चीज़ को प्रॉपर फैक्ट के साथ बात करूँगा। किन प्लेयर्स को तीसरे मैच में लेके जाया जाएगा, किन प्लेयर्स को ड्रॉप किया जाएगा और क्या अब ये सीरीज़ इंडिया के लिए काफ़ी ज़्यादा लंबी होने वाली है। तो अगर आपने इस वीडियो को ऑन कर लिया तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो रहने वाली है। तो चलिए स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जब ये मैच स्टार्ट होता है पिंक बॉल टेस्ट, तो कहीं ना कहीं जो यादें ताज़ा होती हैं 2020 के एडिलेड टेस्ट की, जहाँ पे इंडिया ने फर्स्ट इनिंग ख़त्म होने के बाद 67 रन्स की लीड 57 रन्स की लीड ली थी, परंतु दूसरी पारी में 36 पे 9 हो गई थी इंडिया की टीम और मोहम्मद शमी की एल्बो पे इंजरी भी हुई थी, जो कि हम सब भारतीयों को, हम सब इंडियंस को और जो भी लोग क्रिकेट फॉलो करते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, उन सबको ये याद है कि क्या हुआ था उस लास्ट पिंक बॉल टेस्ट में। ऑस्ट्रेलिया ने जो स्ट्रेटजी बनाई थी कि पहले इन्हें वाका के अंदर लेके जाया जाएगा, हालांकि वो पर्थ था परंतु वो ऑप्टस स्टेडियम था, वाका नहीं था, तो पहले पर्थ के अंदर लेके जाया जाएगा, देन पिंक बॉल में लेके जाया जाएगा। पर्थ में तो मारेंगे और पिंक बॉल में आके सीरीज़ को ख़त्म कर देंगे। परंतु जब इंडिया ने पर्थ के अंदर ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया, तो उसके बाद जब एडिलेड के अंदर इंडिया पहुंची है, तो इंडिया के हौसले काफ़ी ज़्यादा बुलंद थे। रोहित शर्मा टीम के साथ जुड़ चुके थे, रेगुलर कप्तान वापस आ चुका था, तो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें सॉर्ट आउट लग गई थी। परंतु क्या हुआ एकदम से, इसके बारे में बात करते हैं। और इसके लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा, हिस्ट्री के अंदर जाना पड़ेगा। इंडिया ने अभी तक 4 इनिंग्स खेली हैं 2 टेस्ट मैचेस के अंदर। पहली इनिंग में कोलैप्स हुआ, दूसरी इनिंग में ओपनिंग यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल ने अच्छा 200 का पार्टनरशिप स्टैंड लगाया, उसके बाद इंडियन टीम ने अच्छे खासे रन्स बना दिए। दूसरे मैच की दोनों इनिंग्स में कोलैप्स हुआ, 200 रन भी नहीं बना पाई इंडिया की टीम दोनों इनिंग्स में ईच। और अगर आप पीछे चलें, अगर आप थोड़ा पीछे आए, जब न्यूजीलैंड ने इंडिया को हराया 3-0 से, वहाँ पे कोलैप्स दिखा। बांग्लादेश की सीरीज़ आई, उससे पीछे जाएंगे इंग्लैंड की सीरीज़, वहाँ पे कोलैप्स दिखा। अब चेंजेस क्या हो गए थे? चेंजेस ये हो गए हैं कि जो इंडिया को कोलैप्स है वो रेगुलर बेसिस हमें देखने को मिल रहा है, परंतु कहीं ना कहीं नीचे से आके अश्विन और जडेजा, वॉशी सुंदर कुछ टाइम से टीम के साथ जुड़े हैं, तो वो नीचे से आके रन्स कर रहे हैं। जडेजा रन्स कर रहे हैं, अश्विन रन्स कर रहे हैं, वॉशी रन्स कर रहे हैं, तो इंडिया के अंदर कहीं ना कहीं वो चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाती हैं और एक टाइम के बाद इंडिया 300, 400, 450 रन्स क्रॉस कर लेता है। परंतु जब आप ऑस्ट्रेलिया के अंदर पहुंचे, वहाँ पे कोलैप्स हुआ ऊपर से एक बार फिर से। देन नीचे वाले जो बल्लेबाज थे वो तो वैसे ही कुछ नहीं कर पाए फास्ट पिचेस के ऊपर पर्थ की। दूसरी इनिंग्स में जायसवाल, केएल राहुल ने अच्छा स्टार्ट दिया, वहाँ पे चीज़ें जो है ईजी हो गई बल्लेबाजी करने के लिए। पिंक बॉल टेस्ट में जब पहुँचते हैं वही हाल है, ऊपर से विकेटें गई तो मिडिल ऑर्डर प्रेशर को हैंडल ही नहीं कर पाएगा। दूसरी इनिंग में सेम चीज़ देखने को सामने आई। अभी प्रॉब्लम जो है ये अब की नहीं है, ये दिक्कत बहुत पुरानी है और अभी आप केवल इस पे मत रुकिएगा, मैं अभी और डिटेल के ऊपर बात करूँगा। ये जो दिक्कत है इंडिया की, ये काफ़ी टाइम से चलती आ गई है। इंडिया इसके ऊपर ध्यान इसलिए नहीं दे पा रहा था क्योंकि नीचे से जडेजा, अश्विन जो थे रन्स बना गए थे। रोहित शर्मा के वर्ल्ड कप जिताने के बाद उनके 7 खून माफ़ हो चुके हैं, कोई भी जो टीवी चैनल है उनके फिटनेस के बारे में बात नहीं कर रहा। आपने मुश्किल से ही सुना होगा, मुझे नहीं लगता इंडिया के अंदर किसी भी चैनल ने यह बात किया कि रोहित शर्मा को अपना पेट कम करना पड़ेगा। रोहित शर्मा जब बल्लेबाजी करने के लिए उतरे फर्स्ट इनिंग्स और एज वेल एज सेकंड इनिंग्स में, तो काफ़ी ज़्यादा कैजुअल अप्रोच देखी। इट मीन्स के अगर आप उनकी विकेट्स भी देखोगे रोहित शर्मा की, तो पैट कमिंस ने जिस प्रकार से पहली इनिंग में उन्हें बोल्ड किया, तो वहाँ पे कोई भी फुटवर्क ही नहीं था उनका। और दूसरी इनिंग्स में क्या हुआ, उसमें भी कुछ भी नहीं था। अब विराट कोहली ने जो 100 लगाया पहले इनिंग्स में, हालांकि वो 100 अच्छा था, विराट कोहली की पारी अच्छी थी, परंतु वो 100 उतना इंपॉर्टेंस नहीं रखता उस मैच के अंदर, क्योंकि अगर वो 100 नहीं आता तब भी इंडिया उस मैच को जीतता। तो मुझे समझ में ये नहीं आ रहा कि इंडिया की टीम, अब आप ज़्यादा रिलेट करोगे इस वीडियो से, जब इंडिया के 6 आउट हो गए सुबह, ऋषभ पंत ने पहले ही ओवर में विकेट गंवा दी अपनी। हालांकि हमें उम्मीद थी कि ऋषभ पंत और नीतीश राणा ऐसी बल्लेबाजी करेंगे कि क्या ऑस्ट्रेलिया को सोचने में मजबूर कर देंगे कि क्या उन्होंने इंडिया को हल्का आके गलती की है, क्योंकि इंडिया 5 विकेट्स आउट होने के बाद भी कमबैक कर सकता था इस मैच के अंदर। क्योंकि पिंक बॉल टेस्ट के अंदर जो डे का सेशन होता है, जो पहला सेशन होता है,
वो सबसे ज़्यादा इजी होता है बल्लेबाजी करने के लिए। और इसी सेशन के अंदर पहले और दूसरे हाफ सेशन के अंदर ही ट्रेविस हेड ने 140 रन मारे इंडिया को, ना कि रात को मारे थे उन्होंने। और इंडिया को मुसीबत इसलिए पड़ गई कि इंडिया जब बल्लेबाजी करने उतरा तो उस समय पिंक बॉल थी और नाइट का टाइम था। उस समय पिंक बॉल के साथ बल्लेबाजी करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो सकता है। मैं ये सोच रहा था कि शायद ऋषभ पंत 100 लगाएं या नीतीश कुमार रेड्डी 100 लगाएं, इंडिया के पास 150 कम से कम 150 या 180 की लीड हो और रात में ऑस्ट्रेलिया को बल्लेबाजी करनी पड़े तो ये मैच कहीं ना कहीं फंस सकता है। परंतु ऋषभ पंत पहले ही ओवर में निकल गए, उसके बाद नीतीश कुमार रेड्डी एक साइड से खड़े गए। परंतु अब जो इंटरेस्टिंग पॉइंट यहाँ पे सोचने वाला ये आता है कि पैट्रिक कमिंस जो थे वो राउंड द विकेट से बॉल कर गए थे और बॉडी के अंदर गेंद को खिला गए थे। यहाँ पे बाउंसेस आ गए थे। रविचंद्रन अश्विन यहाँ पे शॉट खेलते हुए आउट हुए, हर्षित राणा यहाँ पे आउट हुए, जसप्रीत बुमराह या मोहम्मद सिराज में से लास्ट में कोई यहाँ पे आउट हुए, नीतीश कुमार रेड्डी पीछे शॉट लगाते हुए आउट हुए। तो इन चारों खिलाड़ी को बाउंसर डाल के आउट किया गया। अब मेरा एक क्वेश्चन है, हालांकि हम इतनी क्रिकेट नहीं खेले हैं, केवल कॉलेज लेवल तक ही खेले हैं, परंतु एक जो दिमाग की सेंस होती है, जो सिक्स सेंस इंसान की होती है, उसके अकॉर्डिंग ये है कि अगर आपको पता है कि गेंदबाज बाउंसर डालेगा, आपकी बॉडी के अंदर वो गेंद को डालेगा, तो आप उसे आप छोड़ नहीं सकते या आपको वो खेलना जरूरी है। और अगर आपने खेलना भी है तो क्या आप जसप्रीत बुमराह के जैसे नहीं खेल सकते जैसे जसप्रीत बुमराह ने पहले आधे शॉट्स लगाए दो। यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा सोचने वाली बात है, अगर आपको याद होगा गाबा का घमंड, जहाँ पे कि गाबा का घमंड तोड़ा था इंडिया ने पिछले बीजीटी के अंदर, वहाँ पे ये देखने को मिला था कि जो चेतेश्वर पुजारा थे, हनुमा विहारी थे या रविचंद्रन अश्विन थे, उन्होंने ये सोच लिया था कि हमें विकेट के ऊपर खड़ा करना है, हमें आउट नहीं होना। तो उस मैच में रविचंद्रन अश्विन ने क्या किया था, उस मैच में चेतेश्वर पुजारा ने क्या किया था, उस मैच में हनुमा विहारी ने क्या किया था। अगर आप आज भी वो फुटेजेस निकाल के देखें, वो आप वीडियोस निकाल के देखें, यूट्यूब पे आप सर्च करें तो आपको याद आएगा पुजारा कि यहाँ पे इंजरी है, यहाँ पे इंजरी है, यहाँ सब जगह पे इंजरी है। वो क्या है, इट मीन्स के बल्ले को छुपा गए थे वो। अगर गेंद विकेट्स के ऊपर आ गए तभी डक करेंगे, नहीं तो बॉडी पे गेंद को खाएंगे, बाउंसर्स को नहीं छेड़ेंगे, जो होता है वो देखा जाएगा। आज क्या हुआ है, पैट्रिक कमिंस आगे रेगुलर बाउंसर डाल गए हैं बॉडी के अंदर और खिलाड़ी कोई मतलब है ही नहीं। हर्षित राणा ने 12 बॉल्स खेली, उनका फर्स्ट क्लास में कुछ रिकॉर्ड है, 1 शतक है उनका, 2 अर्धशतक हैं, अच्छे बल्लेबाज हैं ऐसा कहा जाता है। मैंने तो कभी देखा नहीं अभी बल्लेबाजी करते हुए हर्षित राणा को। परंतु अगर राणा साहब बल्लेबाजी करने आए हैं तो डक करने का फ़ायदा क्या है, इस विकेट पे डक करके आप क्या कर लोगे। अगर आप आए हो आप 20-30 रन बनाने को देखो, आप विकेट को रोकने को मत देखो, क्योंकि आप यहाँ से टेस्ट में ड्रॉ तो करवा नहीं सकते और गेंदों को रोक के आप करने क्या वाले हो। गेंद तो पहले 25 ओवर पुराना हो चुका है, तो यहाँ पे गेम थी चलाने की। ऋषभ पंत ने कोशिश की, हालांकि वो पहले ओवर में निपट गए 5 गेंदों में। नीतीश कुमार रेड्डी एक मुझे बहुत ही तगड़ा प्लेयर नजर आ गया आने वाले टाइम में इंडिया टीम के लिए, क्योंकि उस बंदे ने चारों इनिंग्स के अंदर बल्लेबाजी की है और चारों इनिंग्स के अंदर ही वो 40 से पार गया है। इट मीन्स के ये भी जो लास्ट पारी उन्होंने पीछे अपर कट लगाया तो वो शॉट अच्छा था, परंतु जो फील्डिंग लगाई थी ऑस्ट्रेलिया ने वो कहीं ना कहीं इसलिए लगाई थी कि ये इसी शॉट को खेलने जाएंगे और वहाँ पे आउट होंगे। पहले छक्का लगाया, हालांकि दूसरी गेंद पे वो आउट हो गए। अब जो ये तो बात हो गई बैटिंग कोलैप्स की, क्योंकि बैटिंग कोलैप्स रेगुलर हैं। यहाँ तो अजिंक्य रहाणे तो मुझे नहीं लगता अब आ सकते हैं, लेकिन इंडिया को कहीं ना कहीं चेतेश्वर पुजारा का रिप्लेसमेंट ढूंढना पड़ेगा इस टीम के अंदर, जो एक एंड को संभाल के रखे और विकेट ना दे अपनी, नहीं तो टेस्ट मैच के अंदर इंडिया को काफ़ी ज़्यादा मुश्किलें आएंगी आने वाले टाइम में। और ये अब सीरीज़ जो है बीजीटी ये काफ़ी ज़्यादा लंबी होने वाली है इंडिया के लिए। मुझे नहीं लगता कि ऑस्ट्रेलिया अब इंडिया को वापस आने देगा जल्दी सीरीज़ के अंदर। अब हम बात करते हैं दूसरे तरफ से। इंडिया की जो गेंदबाजी है वो आपको कुछ नज़र ही नहीं आ गई, गेंदबाजी ही नहीं नजर आई मुझे तो मैच के अंदर। एक गेंदबाज नजर आता है वो है जसप्रीत बुमराह। बुमराह कितने ओवर डाल लेगा, 24-25 ओवर डाल गया पहले इनिंग में, 180 पे ऑल आउट हो गए, फिर बेचारा दूसरी इनिंग में आके बॉल डाल गया है, क्या सेंस है। मोहम्मद सिराज 140 पे बोल्डर मार के अग्रेशन दिखा गए हैं। एंड ऑफ द डे आप कहते हो 4 विकेट बुमराह की है, 4 विकेट सिराज की है। भाई वो 4 विकेट बुमराह की पहले की हैं, सिराज की 4 विकेट लास्ट वाली हैं, उसका तो कोई सेंस ही नहीं बना, उसका वो सेंस ही नहीं बना। हर्षित राणा अंडर कुक लग गए हैं, अश्विन को वैसे बॉल नहीं डलवाते, हालांकि वहाँ पे नेथन लायन भी है, वो भी टीम के साथ जुड़े हैं, बॉल नहीं डालते, तो अश्विन का तो चलो कोई इशू नहीं है। लेकिन जो 3 प्रॉपर आपके फास्ट बॉलर है उसमें से जो 2 बॉलर्स हैं मोहम्मद सिराज और हर्षित राणा, उनका कुछ समझ ही नहीं आगा कि क्या है। मोहम्मद सिराज ने अच्छा जोर लगाया, अच्छी गेंदबाजी की, विकेट्स उन्हें नहीं मिले, लेकिन हर्षित राणा को कहीं ना कहीं देखना पड़ेगा कि टीम मैनेजमेंट उनके बारे में क्या सोचती है। मुझे कहीं ना कहीं प्रकाशित कृष्णा टीम के अंदर आते हुए नजर आ गए हैं तीसरे टेस्ट मैच के लिए।
आकाश भी आ सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि प्रसिद्ध कृष्णा को पहले प्रायोरिटी दी जाएगी। और अगर आपने हर्षित राणा को खिलाना ही था तो आप कम से कम इंडिया में तो एक दो मैच खिला देते उन्हें, सीधे आप ऑस्ट्रेलिया में बीजीटी में जाके उनका टेस्ट डेब्यू करवा गए हो। अजंता मेंडिस तो वो थे नहीं, या मुथैया मुरलीधरन थे कि आते पहले मैच में वो जैसे एशिया कप में एक बार अजंता मेंडिस ने 2010 में इंडिया को निपटाया था, वो तो काम हर्षित राणा ने करना नहीं था। तो इसकी नीड क्या थी हर्षित राणा को छुपाने की। उसके बाद एक ही बॉलर है जसप्रीत बुमराह, 5 मैचों की सीरीज़ है, उनके भी कुछ लोअर में कोई दिक्कत आ गई थी पहली इनिंग में गेंदबाजी करते हुए। तो मुझे लग रहा था कि अगर जसप्रीत बुमराह इंजर्ड हो गए तो इंडिया की बॉलिंग का क्या बनेगा। कहीं ना कहीं इंडिया को सोचना पड़ेगा, यहाँ तो मोहम्मद शमी को भेजा जाए, नहीं भी खिलाना एटलीस्ट टीम के साथ वो ट्रैवल कर ही सकते हैं। अगर 19 लोग गए हैं तो एक और चला जाएगा तो क्या हो जाएगा। और अगर एक मैच की बात हो तो 5वां जो टेस्ट है जो कि ऑलमोस्ट अगले साल ही है, अगले साल में इसके अगले महीने में जनवरी में, वो तो वो खेल ही सकते हैं, इतने फिट तो मुझे वो लग ही गए थे। परंतु ये सीरीज मुझे मुश्किल नज़र आ गई है, इंडिया के लिए वापसी करना मुझे मुश्किल नज़र आ रहा है। रोहित शर्मा कुछ समझ नहीं आ रहा, विराट कोहली कुछ समझ नहीं आ रहा, शुभमन गिल अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं लेकिन कन्वर्ट नहीं हो पा रहे बड़े स्कोर्स। ये टीम उस दिन अच्छा खेलेगी जिस दिन ऊपर से रन बनेंगे, जब यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल रन बनाएंगे तब ये टीम अच्छा खेलेगी। लेकिन एक वो टीम जो सितारों से सजी थी एक टाइम पे, अभी तो केवल रोहित शर्मा और विराट कोहली 2 बड़े नाम है टीम के साथ, वो अगर ये सोचेगी कि एक 22, 23, 24 साल का लड़का ऑस्ट्रेलिया के फास्ट बॉलर मिचेल स्टार्क, पैट्रिक कमिंस, बोलैंड और उसके बाद मिचेल मार्श, इनके खिलाफ अगर वो आके रन्स बनाएगा तो हम नीचे जाके खेलेंगे, तो भाई इससे ज़्यादा कोई बुरी सिचुएशन भारत की हो नहीं सकती। अभी मुझे कहना कि लगता है कि ड्रास्टिक चेंजेस तो नहीं होने वाले हैं, यही टीम जाएगी तीसरे मैच के अंदर। हालांकि बॉलिंग में चेंज नज़र आ रहा है, हर्षित राणा की जगह जो है प्रसिद्ध कृष्णा नज़र आते हैं मुझे खेलते हुए। तो ऑल एंड ऑल इंडिया को इनिंग डिफीट ही मिली है इस मैच के अंदर, क्योंकि 19 रन का टारगेट अगर आप देते हो ऑस्ट्रेलिया माइटी ऑस्ट्रेलियंस को तो भाई क्या ही दे गए हो, क्योंकि ये औकात तो इंडिया कभी भी नहीं गई कि वो 19 रन का टारगेट दें ऑस्ट्रेलिया को। इंडिया अच्छा कर सकता था। रोहित शर्मा ने कहा था कि पिंक बॉल से बल्लेबाजी करना आसान होता है, वो तो हमें दिखा नहीं कि कौन से दिन आसान था, कब उन्होंने किया था। अगर रोहित शर्मा 70-80 भी लगा देते नीचे से आके, या फिर ट्रेविस हेड का कैच मोहम्मद सिराज पकड़ लेते तो कहीं ना कहीं 80-90 रन की लीड होती इंडिया की, तो वो भी इनफ नहीं होती। कम से कम 200, सवा 200, 250 के आसपास रन चाहिए थे डिफेंड करने के लिए। 19 रन में पहला ओवर जसप्रीत बुमराह डालने आ गए हैं, तो भाई क्या है ये, मीन्स के बिल्कुल ही कचरा नजर आए। रोहित शर्मा बल्लेबाजी में तो कुछ समझ नहीं आया, गेंदबाजी में क्या चेंजेस हुए हैं कुछ समझ नहीं आया, टीम क्या चल गई है कुछ नहीं समझ आया इस मैच के अंदर कि क्या हुआ है। अभी सिचुएशन ये है कि जो 5 मैचों की सीरीज़ थी वो 1-1 हो चुकी है, इट मीन्स कि अभी ये 3 मैचों की सीरीज़ बन चुकी है। और मुझे यहाँ से ऑस्ट्रेलिया के सीरीज़ को जीतने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हाई लग रहे हैं एज पर द करंट सिचुएशन ऑफ इंडियन टीम, क्योंकि उनके पास जो बॉलर्स हैं, हेजलवुड गए, शेन बॉलैंड आ गए, पैट्रिक कमिंस, मिचेल स्टार्क पहले से मौजूद हैं, मिचेल मार्श बीच में आ जाते हैं, तो वो गेंदबाज चलते रहते हैं उनके। इट मीन्स के एक जाता है दूसरा आता है, दूसरा आता है तीसरा आता है। इंडिया में केवल जसप्रीत बुमराह है, जसप्रीत बुमराह को सी ऑफ कर देंगे तो बाद में ईजी हो सकती है बल्लेबाजी। तो इस चीज़ को इंडिया को देखना पड़ेगा। कहीं ना कहीं रोहित शर्मा, विराट कोहली के लिए ये आखिरी बीजीटी का सीज़न है। हो सकता है कि WTC के बाद वो जल्दी ही इंडिया टीम को टेस्ट से अलविदा कह दे। T20 से ऑलरेडी कह चुके हैं, तो ऑल इन ऑल केवल IPL खेलते हुए नजर आएंगे। तो दोस्तों ये था मैच का रिव्यू पिंक बॉल टेस्ट, जो कि इंडिया हार चुका है ऑस्ट्रेलिया के अंदर ऑलमोस्ट इनिंग डिफीट के साथ। अगर आप ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप मुझे वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हो, फेसबुक पे देख रहे हो तो वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो, और ऐसी क्रिकेट अपडेट्स के लिए क्रिक बुक को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। धन्यवाद।